आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण है तो निर्वनीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण और मरुस्थलीकरण, ये सभी बच्चों पर्यावरणीय आपदा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये पर्यावरणीय आपदा के उदाहरण हैं। और आप ध्यान दें, जिस क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना आपको। दूसरा है आपका पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों, सूखा है, ये पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण नहीं होता है। सूखा कोई पर्यावरणीय आपदा नहीं है। ये सूखा आता रहता है, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये बड़ी आपदा थोड़ी आ गई है, सूखा पड़ गया तो। फिर है जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण है। अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान से सुनना है, जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण। तो ध्यान दो, जलवायु संबंधी आपदा क्या होती है? जैसे भयंकर तेज हवाएं चलें, भयंकर बरसात हो, ठीक है, और कहीं बरसात ना हो, तो ये जलवायु में परिवर्तन से होती है। ठीक है, तो चक्रवात भी होता है जलवायु। आप जानते चक्रवात क्या होता है? तेज हवाएं चलती हैं घूमते घूमते, वो चक्रवात होता है। तटीय राज्यों में आता है, जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं, शहर हैं। सूखा, यह भी जलवायु संबंधी आपदा है। जलवायु में परिवर्तन हो जाए तो सूखा भी हो जाता है। और जब बाढ़ आती है, माने पानी ज़्यादा बरसता है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो जलवायु संबंधी आपदाएं हैं आपकी कौन कौन सी? चक्रवात, सूखा और बाढ़ आदि। ठीक है, ये जलवायु संबंधी आपदा के उदाहरण हैं। अब बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भूगर्भीय आपदा के उदाहरण हैं भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तो बच्चों ये सभी जो हैं भूगर्भीय आपदा के उदाहरण हैं, याद कर लें अच्छे से। अब बच्चों है, भूगर्भीय आपदा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर है आपका चक्रवात। चक्रवात क्या है बच्चों? ये जलवायु संबंधी आपदा का उदाहरण है। अभी अपन ने इसको देखा था। अब बच्चों है, आपदा का प्रमुख कारण है। आपदा का क्या कारण है? आपदा किस कारण से आ रही हैं? ठीक है, तो देखो आपदा के क्या कारण हैं। तीव्र शहरीकरण होता है तो भी आपदाएं आती हैं। जंगल काटते हो, पर्यावरणात्मक ह्रास, माने जंगल काट रहे हो, पेड़ पौधे नष्ट कर रहे हो। फिर है जागरूकता और सूचना का अभाव। अब पेड़ पौधे क्यों काट रहे हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधों से कितने लाभ में पता ही नहीं है आपको। तो माने आपदा के प्रमुख कारण क्या है? तो पर्यावरणीय जो आपदाएं होती हैं, तो ये उपर्युक्त सभी, इसका उत्तर सही है। इसके अलावा भी और भी आ जाए तो आप ध्यान से कोई भी क्वेश्चन को समझेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तीव्र शहरीकरण, पर्यावरणात्मक ह्रास, जागरूकता और सूचना का अभाव, ये सभी आपदा के कारण हैं। अब बच्चों है, ओजोन छिद्र का पता कहाँ चला? ओजोन छिद्र का पता बच्चों कहाँ चला? तो समझो इसका उत्तर क्या है बच्चों। उत्तर पहले बता दे रहे हैं, फिर हम आपको समझाते हैं क्या है। अंकल और आंटी, अंकल और आंटी ने ठान लिया था एक बार कि हम पता लगा करके रहेंगे कि ओजोन छिद्र क्यों बना। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, अंकल आंटी ने साफ साफ कह दिया था, उनने ठान लिया था कि हम पता लगा कर रहेंगे कि ओजोन छिद्र किस कारण से हुआ। ठीक, अंकल आंटी ने पता लगा लिया था, अंकल आंटी ने ठान लिया था। अंकल आंटी माने अंटार्कटिका, माने आंटी अंटार्कटिका। ठीक है, तो क्या उत्तर है आपका? ओजोन छिद्र का पता कहाँ पर चला था? अंटार्कटिका में। इससे और सारे क्वेश्चन बनेंगे, हमने आपको जो ट्रिक बताई उससे और क्वेश्चन बनेंगे। अब अभी हमने आपको बोला था कि अंकल आंटी ने ठान लिया था कि हम ओजोन छिद्र का पता लगा कर रहेंगे किस कारण से हुआ था। तो ये लिखा है, ओजोन छिद्र का पता वैज्ञानिकों को कब चला था? हमने क्या बोला था? अंकल आंटी ने ठान लिया था। तो यहाँ मिलता जुलता शब्द है आपका 1998। ठीक है, तो ओजोन छिद्र का पता कब लगा? 1998 में। ये भी पूछा जाएगा
ये ओजोन छिद्र क्यों बन जाता है? तो हमने बोला था कि उन्होंने साफ साफ ठान लिया था कि पता लगा साफ साफ माने है साफ साफ माने CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो बच्चों ओजोन छिद्र हो जाता है। अब है भोपाल गैस दुर्घटना के घटित होने का वर्ष क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आता है बच्चों। क्या है? 2-3 दिसंबर की रात। माने बच्चों क्या है? 2 दिसंबर की रात और सुबह हो गई तो 3 दिसंबर की सुबह हो गई। माने 2 और 3 तारीख में बच्चों एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ठीक है, तो उसमें एक गैस निकली थी, उस गैस का नाम था MIC, ठीक है। तो 1984 की ये बात है, तो उस गैस से हजारों हजारों लोग मर गए थे, ठीक है। तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो आपसे वर्ष पूछी है इन्होंने, तो 1984। गैस का नाम हमने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों है नाभिकीय प्रदूषण का कारण है। नाभिकीय प्रदूषण का क्या कारण है? तो नाभिकीय प्रदूषण का कारण है उपर्युक्त सभी ये नाभिकीय प्रदूषण के कारण है, ठीक है। आप वीडियो रोक करके इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं इसको। अब बच्चों तापीय प्रदूषण का प्रभाव। तापीय प्रदूषण का क्या प्रभाव है? माने भयंकर गर्मी पड़ती है, क्यों पड़ती है वो आपसे पूछा है। तो देखो गर्मी क्यों पड़ती है? ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय, माने ओजोन परत नष्ट हो जाए। क्यों, कैसे नष्ट होती है? फ्रिज में जो गैस पड़ती थी पहले उससे नष्ट होती थी। और आप जो शादियों में स्प्रे करते हैं स्नोफॉल वाली, उसमें भी CFC भरी होती है, ठीक है। हालांकि अब क्या है, रुक लग गई है तो CFC वाले स्नोफॉल नहीं आ रहे हैं, अगर आते हैं तो उनका इस्तेमाल न करें। फिर है प्राकृतिक प्रकोप में वृद्धि, माने पानी नहीं बरसता है तो गर्मी तो पड़ेगी। फिर है पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी, माने आपने पेड़ पौधे काट लिए, पेड़ पौधे काट लिए तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से आएगी? तो गर्मी होगी। तो तापीय प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव होता है? ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय हो जाता है, प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि होती है, पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है। कब? जब जब भयंकर गर्मी पड़ती है। और भयंकर गर्मी पड़ती क्यों? इन्हीं के कारण पड़ती है, ठीक है। तो आप वृक्ष जरूर लगाएं और पर्यावरण हिरास होने से बचाएं। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु हाथी परियोजना का शुभारंभ हुआ था। अच्छा, हम आपसे पूछें कि हाथी कहाँ मिलते हैं बताओ? आजकल हाथी मिलते हैं वनों में। कहाँ मिलते हैं? वनों में मिलते हैं। अब आपसे पूछे इसका उत्तर क्या है बताओ? तो आपको उत्तर आप बड़े ही आराम से आएगा 1992 में। 1992 में, माने भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु परियोजना जो है, हाथी परियोजना जो है, उसका शुभारंभ कब हुआ था? 1992 में इसका शुभारंभ हुआ था। क्योंकि हाथी कहाँ मिलते हैं? वन में। 1992 अपन इससे याद कर लेंगे। हम आपको ट्रिक्स भी बताते हैं अच्छी अच्छी, इसलिए तो कहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? माने ऐसी कौन सी गैस है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो बच्चों यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन गैस दिख रही है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से भयंकर प्रदूषण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन ऐसी गैस है, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। परीक्षा में एक प्रश्न और बनेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने से क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। दूसरी बात, इस गैस का पता कैसे लगाते हैं? तो लाइकेंस से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? लाइकेंस से लगाते हैं। लाइकेंस एक पौधा होता है, उसके द्वारा पता चल जाता है कि इस वातावरण में, इस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप देखते जाएं, याद करते जाएं, बहुत ही जरूरी है। अब है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है परंतु प्रदूषक नहीं है? तो प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर आपका सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा बहुमूल्य स्रोत है परंतु प्रदूषक नहीं है।
आप सभी जानते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन जो है समझोगे तो उत्तर इसका आपको आपको आ जाएगा, नहीं समझोगे तो इसका उत्तर आप नहीं निकाल पाएंगे। देखो क्या है अविघटनीय प्रदूषण का उदाहरण। अविघटनीय माने जिसका विघटन ना हो, माने जो नष्ट ना हो, कौन है? तो देखो बच्चों जो डीडीटी होता है ये कभी नष्ट नहीं होता। एक जंतु ने खा लिया, जंतु मर गया, अब उस जंतु का मांस को दूसरा खा लेगा तो वो मर जाएगा और वो दूसरा मर जाएगा। ठीक है, तो डीडीटी जी अविघटनीय है, माने विघटन नहीं होता इसका। बहुत खतरनाक है डीडीटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख ले, हर साल परीक्षा में आता है डीडीटी पर क्वेश्चन। अब इस पर अभी चर्चा कर रहे थे अपन कि लाइकेंस किस प्रदूषण का सूचक है। अभी हम बात कर रहे थे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 जो है, इसका पता लाइकेंस से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? लाइकेंस से। याद कैसे रखो समझो बात। हमने बोला लाइकेंस SO2, लाइकेंस SO2, तो मिलते जुलते शब्द आ रहा है लास्ट में, लाइकेंस SO2। तो लाइकेंस से पता लग जाता है कि वायुमंडल में, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, SO2 गैस है। लाइकेंस SO2, लाइकेंस SO2, लाइकेंस SO2। ठीक है, चलो अब ओजोन परत के अपक्षय के लिए क्या उत्तरदायी है? माने ओजोन परत जो है किस कारण से नष्ट हो रही है, सबको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे संक्षिप्त में CFC भी कहते हैं, CFC भी कहते हैं। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन जो है प्रदूषण नियंत्रण करने का क्या उपाय है, प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। पहला है सीवेज उपचार के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। विद्युत चालित वाहनों के द्वारा, बिल्कुल सही बात। ध्वनि अवरोधक यंत्रों के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ध्वनि अवरोधक यंत्र का मतलब है ध्वनि प्रदूषण भी तो प्रदूषण होता है। जैसे आजकल आप बुलेट देख रहे हो कितनी भयंकर आवाज करते हैं, उनसे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है उनसे। अब बच्चों महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता का क्या कारण है? मैंने श्वास की बीमारी किस कारण से हो सकती है बताओ? तो श्वास की बीमारी जो है बच्चों वायु प्रदूषण के कारण होती है, वायु प्रदूषण के कारण। दमा की बीमारी हो जाती है, अस्थमा की बीमारी हो जाती है, किससे? वायु प्रदूषण से। क्योंकि वाहनों से जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो सीधे फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़े इससे खराब हो जाते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म है। तो देखो माने जल को प्रदूषित कौन करता है, जो आपके सामने ऑप्शन में है। तो बच्चों एक बात समझो, जल किन किन में भरते हैं अपन? पीतल के बर्तनों में भरते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में पानी पीते हैं, तांबे के बर्तनों में पानी तो पीते ही हैं। कभी बच्चों आपने पारा और शीशा सुना है? नहीं सुना है। ठीक है, इसलिए नहीं सुना है कि पारा और शीशा जो है जल को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आपको याद हो गया बस, और क्या करना अपन को। अब है निम्न में से भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। प्रश्न अच्छे से समझ लिया, माना निम्न में से भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण ये भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, बल्कि इससे तो भूमि अच्छी होती है। किससे? वृक्षारोपण से। सभी को वृक्ष लगाने चाहिए, सभी को वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि इनसे ऑक्सीजन मिलती है अपन को। अब है वायुमंडल में तापमान वृद्धि करने वाली गैस है। इसका उत्तर आप सभी को आना चाहिए। गर्मी कब अधिक होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, CO2 की मात्रा अधिक होती है। और जो गैसें तापमान में वृद्धि करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों पर हमेशा प्रश्न आता है। ठीक है, तो वायुमंडल में तापमान वृद्धि किस गैस से होती है? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसकी कमी कैसे होगी बताओ? पेड़ पौधे लगा दो, पेड़ पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं अपन को। अब बच्चों क्या क्वेश्चन है आपका, प्रदूषित जल के सेवन से होने वाला रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेचिस, पीलिया,
टाइफाइड, ये सभी बच्चों दूषित पानी पीने से हो जाते हैं, गंदा पानी पीने से हो जाते हैं। क्या? पेचिस माने पेट की बीमारी होती है, पीलिया माने यकृत की बीमारी होती है, यकृत खराब हो जाता है, और टाइफाइड हो जाता है। तो माने हमको साफ पानी पीना चाहिए। उबला हुआ पानी पी सकते हैं तो पी सकते हैं, या आरओ का पानी पियो। याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड। ठीक है। और पीलिया तो नाम से स्पष्ट, पी लिया, क्या पी लिया? गंदा पानी पी लिया तो पीलिया हो जाता है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने आपको बता दिया है। अब है जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? माने जलवायु परिवर्तन किस कारण से हो रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो बच्चों देखने में आ रहा है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है वनों का विनाश। वनों का विनाश जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? वनों का विनाश। अब जलवायु परिवर्तन हो जाता है तो क्या क्या हो जाता है, वो आपसे पूछा है। जलवायु परिवर्तन होने से तो क्या क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि, माने जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं बर्फ के, वो पिघल करके समुद्र में आएंगे तो समुद्र तल के पानी में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और तापमान में वृद्धि। तो उपर्युक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन हो गया है, कैसे पता लगाएंगे अपन? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी हो रही है, समुद्र तल में वृद्धि हो गई है, ठीक है, तापमान में वृद्धि हो रही है। तो इनसे अपन पता लगा लेंगे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब है आपका अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल की प्रकृति होती है। तो शुद्ध जल जो है बच्चों, इसकी पीएच होती है 7, इसलिए बच्चों ये होता है उदासीन। मतलब किसी भी पदार्थ की पीएच 7 होवे वो होते उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना अम्ल ना क्षार, उदासीन। ठीक है, उदासीन का मतलब होता है ना वो अम्ल है ना वो क्षार है, और उसकी पीएच होती है बच्चों 7। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर कई पुस्तकों में गलत दिया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं हमारी वीडियो देखो। पॉइंट एक नंबर से भी आप रह सकते हैं सिलेक्शन से। तो प्रिय छात्रों, आपका जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र माने इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है एजी टेंसले। इनका पूरा नाम था एजी टेंसले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, शोर प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। माने शोर के कारण क्या क्या हो सकता है, शोर के कारण क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? श्रवण स्तर पर प्रभाव, माने सुनने की क्षमता में कमी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, माने चिड़चिड़ापन, गुस्सा। शारीरिक प्रभाव, माने शारीरिक थकान। तो हल्ला गुल्ला से ये सभी समस्याएं हो सकती हैं, होती हैं। फिर बच्चों, शोर प्रदूषण के कृत्रिम अथवा मानव निर्मित स्रोत हैं। माने हल्ला किस किस कारणों से हो सकता है? उद्योग धंधों के कारण हो सकता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं। परिवहन के साधन, आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे बुलेट की कैसी आवाज करते हैं। सामाजिक क्रियाकलाप, माने घर में आप कई कार्य करते हैं, उनसे भी आवाज आती है, जैसे कि मकान बना रहे हो वहाँ पर मशीनें लगती हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो ऐसा कभी प्रश्न आता है तो आप इसको सही कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, भूमि प्रदूषण का स्रोत है। भूमि प्रदूषण का स्रोत है औद्योगिक अपशिष्ट, माने उद्योगों से जो खराब खराब अपशिष्ट निकल रहे हैं, रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं, उससे भूमि प्रदूषित होती है। घरेलू अपशिष्ट, आपके घर से भी कई प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, खराब चीजें निकलती हैं। और कृषि अपशिष्ट, कृषि में जैसे कि आप जानते हो खाद इस्तेमाल होता है कृषि में, तो खाद से भी बच्चों क्या है, भूमि प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर क्या है, उपर्युक्त सभी। भूमि प्रदूषण का स्रोत है औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट। ठीक है, तो इसलिए इसका आपका उत्तर हो जाता है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही है आपका? उपर्युक्त सभी।
फिर है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि का श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव होने लगता है। माने इतनी कितनी तेज आवाज हो अपने वातावरण में तो आपकी सुनने की क्षमता कम हो सकती है, आपके कान खराब हो सकते हैं। अगर बच्चों 80 डेसिबल 80 डीबी 80 डेसिबल 80 डीबी से ध्वनि तेज होती है तो बिल्कुल वहां से आप चले जाओ, नहीं कान खराब हो जाएंगे। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि ध्वनि की तीव्रता माने तेज ध्वनि है या कम ध्वनि है कैसे नापते हैं। डेसिबल से नापते हैं। किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। इसको संक्षिप्त में डीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय। माने हल्ला गुल्ला जो हो रहा है, तेज आवाजें आ रही हैं, उसको कैसे अपन कम कर सकते हैं। मशीनों का उचित रख रखाव, मशीनें खराब हो रही हैं तो सुधरवा दो उनको। उद्योगों को आबादी से दूर स्थापित किया जाए, सघन वृक्षारोपण किया जाए, बिल्कुल सही बात है। ये सभी काम आप कर दो तो आप शोर से बच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आ गया, बात कर रहे थे डेसिबल मात्रक है। डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल से क्या मापते हैं, क्या नापते हैं? तो डेसिबल से बच्चों ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। ठीक है। और भी क्वेश्चन है देखो, गहराई को मापने का है तो माने समुद्र की गहराई को नापने का यंत्र क्या है? फेदोमीटर। तापमान तापमापी से मापते हैं। वायु दाब को मापने का यंत्र है बैरोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। अब बच्चों के जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय। माने जल प्रदूषण ना हो इसको अपन कैसे रोक सकते हैं? इसको ऐसे रोक सकते हैं बच्चों, अपशिष्ट को जल स्रोतों में ना फेंका जाए, उपचारित गंदे पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाए, मृत मानव या पशुओं को जल में ना बहाया जाए। आपने देखा होगा कई जगहों पर नदियों में पशुओं को फेंक दिया जाता है। अभी देखो कोरोना के समय कैसी कैसी खबरें आ रही थी। ठीक है, तो अपन को पानी बहुत कम मात्रा में, इसको अच्छी से अपन को बचाना है। अब बच्चों जल का प्रमुख प्रदूषक तत्व है। माने जल इनसे खराब हो सकता है, इन चीजों से खराब हो सकता है। पारा से जल खराब हो सकता है, सीसा और जस्ता से खराब हो सकता है, फ्लोराइड से भी खराब हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना जल प्रदूषण किस किस से हो सकता है? होता ही है पारा से, सीसा व जस्ता से और फ्लोराइड से। ठीक है, अगर फ्लोराइड की मात्रा बच्चों पता है ज़्यादा हो जाती है तो लकवा हो जाता है, हाथ पांव सही से काम नहीं करते उसके। ठीक है, तो इस अपन को सभी को जल को बचाना है। फिर है बच्चों जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। माने जल प्रदूषण हो रहा है तो मानव ऐसे कौन से काम कर रहा है कि जल प्रदूषण हो रहा है? औद्योगिक बाह्य शराब, उद्योग किसने लगाया? मनुष्यों ने बनाए, मनुष्यों ने लगाया। बाह्य शराब, बाहित अपशिष्ट। ठीक है, तो ये सभी जो काम हैं इनसे जल प्रदूषित हो जाता है। प्रिय छात्रों, अब आपके सामने प्रश्न है, वायु प्रदूषण से फैलने वाला रोग है। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका उपर्युक्त सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा। और फिर प्रिय छात्रों अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है। मानव जो प्रदूषण फैल रहा है मानव जनित, मानव मानवों के द्वारा फैल रहा है, उनके नाम पूछे हैं। औद्योगिक बाह्य शराब, माने उद्योगों से निकलने वाला कचरा। बाहित मल, तापीय स्रोत, माने कि बीड़ी पी रहा है, फेंक दी, आग लग गई, तापीय स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर भी क्या है? उपर्युक्त सभी है। अब प्रिय छात्रों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इसका सही उत्तर है रिएक्टर स्केल से। किससे? रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और पता किस मशीन से लगाते हैं, पता किस यंत्र से लगाते हैं? उसका नाम है सीस्मोग्राफ। नाम क्या है? सीस्मोग्राफ।
तो आपको समझ में आ गया उत्तर। माने भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल से, पता लगाते हैं सीस्मोग्राफ से। अब भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र, सबको पता है, सबको पता है, जो समुद्र तट के किनारे शहर होते हैं वो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब बच्चों, निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, तो चलो इसका उत्तर अपन समझते हैं। अब यहां लिखा हुआ है अग्निकांड। अब भाई साहब, ये तो मनुष्यों के द्वारा आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, चलो समझ गए आप इसका उत्तर। अब बच्चों, ये भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर तो सबको पता है, चक्रवात कहते हैं। तटवर्ती इलाकों में चक्रवात आते हैं, तेज तेज हवाएं चलती हैं, वो क्या होते हैं? चक्रवात होते हैं। कहाँ आते हैं? ये समुद्र तट के किनारे वाले शहरों में आते हैं। अब निम्नलिखित में से पर्यावरण का घटक है। समझना बात। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैव होते हैं और अजैव होते हैं। जैव कौन होते हैं? जिनमें आपको लगे कि जीवन है, वो जैव होते हैं। ठीक है, तो देखो, पर्यावरण के घटक है वो प्रयुक्त सभी, सभी क्या है? ये पर्यावरण के घटक हैं। अब पूछा है पर्यावरण में से जैविक घटक है, हमने क्या कहा? जिसमें आपको लगे कि उसमें जीवन है, थोड़ा बहुत जीवन है, वो जैविक घटक है। पूरा भी जीवन हो सकता है। तो यहाँ देखो पादप लिखा हुआ है पहले, तो पादपों में जीवन होता है कि नहीं होता? पौधे छोटे होते हैं, फल भी देते हैं, वृद्धि भी करते हैं। ठीक है, तो जैविक, जैव माने उसमें जीवन हो, जीवन हो उनमें, वो होते हैं जैविक। अब बच्चों, अजैविक घटक है, माने अजैविक घटक कौन होते हैं? देखो, वनस्पति हमारे पेड़ पौधे तो जीवन होता है, जंतु जीवन होता ही है, मानव जीवन होता ही है। ठीक है, लेकिन अजैव पूछा है। ठीक है, तो दो प्रकार के घटक होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है। तो अजैव घटक है आपका सौर ताप। अब है पर्यावरण के मुख्य कारकों में है, पर्यावरण के मुख्य कारकों में क्या क्या है? तो पर्यावरण में अपने आसपास का आवरण पर्यावरण कहलाता है, जलवायु भी होती है, भौगोलिक स्थिति भी होती है, वनस्पतियां भी होती हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के घटकों में सभी आ जाते हैं, जलवायु भी आ जाएगी, भौगोलिक स्थिति भी आ जाएगी और वनस्पति भी आ जाएगी। अब है निम्नलिखित में से पौधों के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो माने पेड़ पौधों का विकास किस किस कारण से अच्छा होता है या प्रभावित हो सकता है? पहला है मृदा में उपस्थित रासायनिक पदार्थ, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमस माने खाद, सौर ऊर्जा, उपर्युक्त सभी। तो पौधों के विकास को उपर्युक्त सभी कारक प्रभावित करते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक है, समझना बात। सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक है। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या पता है? क्या सही है? क्या सही है बताओ? इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषण का, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होता है। बच्चों, आप ये वीडियो ध्यान से सुना करें, हम आपको सही उत्तर बताते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कारक क्या है? ये क्या करते हैं? वायु प्रदूषण करते हैं। अब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सम्मिलित है, क्या है? पठार। पठार स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। पठार किस में आते हैं? पठार स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। क्या आते हैं? पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में शामिल नहीं है? अच्छा, शामिल है, जैविक में शामिल है। तो जैविक में क्या है? स्वपोषी भोजन बनाते हैं, परपोषी दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, शाकाहारी शाकाहारी भोजन खाते हैं। तो क्या ये सभी जैविक ही तो है? ये क्या है? ये सभी जैविक हैं। अब है शाकाहारी घटक है। तो शाकाहारी घटक कौन होता है? शाकाहारी घटक कौन होता है? जो
हरे हरे पेड़ पौधे पत्तियों को खाता है, वो शाकाहारी होता है। यहाँ पर देखो जो हिरण है ये शाकाहारी है। हिरण क्या है? शाकाहारी है। हिरण क्या है? शाकाहारी है। मांसाहारी घटक जो मांस खाता है। यहाँ पर देखोगे आप तो जो लोमड़ी है ये मांस खाती है। लोमड़ी क्या करती है? मांस खाती है लोमड़ी, मांस। जबकि खरगोश है, बकरी है, हिरण है, ये पेड़ पौधे खाती हैं। ठीक है, तो लोमड़ी क्या है? मांसाहारी है। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीवमंडल का विचार सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के मस्तिष्क में आया था? तो इसका सही उत्तर है आपका क्रिस्टमैन। क्या है? क्रिस्टमैन। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल में सम्मिलित है। जीवमंडल में सम्मिलित है, तो जीवमंडल में क्या सम्मिलित है? मानव भी होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सरल प्रश्न था आपका। अब प्राथमिक उपभोक्ता है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है पेड़ पौधों को सबसे पहले कौन खाता है? अपन तो खाते नहीं पेड़ पौधों को। देखा जाए तो जो हिरण है पेड़ पौधों को अपन तो को डायरेक्ट नहीं, अपन ऐसे अनाज है पैदा करते हैं और फिर उसको अपन पकाते हैं तब खाते हैं। लेकिन डायरेक्ट हिरण है, हिरण है ये सीधे सीधे पेड़ पौधों को खा लेती है। तो हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। हिरण क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, माने पेड़ पौधों को खाने वाला वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता। अपघटक हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। अपघटक कौन है बच्चों? कवक। कवक है जीवाणु माने बैक्टीरिया। कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, जीवाणु माने बैक्टीरिया, ये सभी अपघटक होते हैं। अपघटक क्या करते हैं? जब कोई जंतु है, पौधा है या कोई भी है वो मृत हो जाता है तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता? कवक करते हैं, जीवाणु करते हैं। उन्हें कहते हैं अपघटक, माने जो अपघटन करता है। अपघटन कौन करता है बताओ? सही है, कवक और जीवाणु। पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है बताओ? पारिस्थितिक तंत्र बच्चों क्रियाशील होता है। पारिस्थितिक तंत्र बच्चों क्रियाशील होता है और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा बनता है। परीक्षा में पूछा जाता है ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवों में श्वसन क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? श्वसन, श्वसन माना होता है सांस लेना। सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस। सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन जीवों में क्या बनाता है? नाइट्रोजन, नाम से स्पष्ट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से न्यूक्लिक अम्ल भी बनता है, नाइट्रोजन यौगिक भी बनते हैं और प्रोटीन भी बनते हैं। ठीक है, इसलिए उपर्युक्त सभी। यहाँ ध्यान देना, प्रश्न पूछा जाता है प्रोटीन किससे बना होता है? नाइट्रोजन से। और बाकी तो आपको दिख रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल बताया बच्चों कौन कौन होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए। एक बार और सुन लो, नाइट्रोजन से क्या क्या बनता है अपने शरीर में? तो न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं, नाइट्रोजन यौगिक बनते हैं और प्रोटीन भी बनती है। किससे? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन कितने % मात्रा में वायुमंडल में होती है? 78% होती है, सबसे ज़्यादा 78%। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संकट का अभिप्राय है। तो पारिस्थितिक संकट का अभिप्राय क्या है? उपर्युक्त सभी, माने पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाए, पर्यावरण असंतुलन हो जाए, पर्यावरण ह्रास हो जाए, ये सभी पारिस्थितिक संकट के अभिप्राय हैं। पारिस्थितिक संकट के क्या क्या कारण हैं? तो पारिस्थितिक संकट के कारण हैं तकनीकीकरण, कई तकनीकी आ गई हैं, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी जो हैं पारिस्थितिक संकट, ये सभी जो हैं पारिस्थितिक संकट उत्पन्न कर रहे हैं। पारिस्थितिक संकट उत्पन्न कर रहे हैं कौन कौन? तकनीकीकरण, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि। अब औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होता है क्या क्या होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। भारत में औद्योगिकरण का परिणाम है, तो भारत में औद्योगिकरण का क्या परिणाम हुआ? वनों को काटा गया, भयंकर मात्रा में वनों को काटा गया, ये औद्योगिकरण के कारण हुआ है। अब शहरों में पर्यावरण असंतुलित होता है। शहरों में किस किस कारण से? आवासीय समस्या से, मल निकासी से, जलावन लकड़ी से।
ठीक है। तो इन सभी कारणों से जो है पर्यावरण असंतुलित होता है, पर्यावरण असंतुलित होता है। अब है मृदा क्षरण का प्रमुख कारण है, मृदा क्षरण का प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर है अनियंत्रित पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन। तो इसलिए इसका उत्तर क्या है, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अब बच्चों वन विनाश से वन्य जीवों का अस्तित्व, मानो वन का विकास विनाश हो जाए तो वन्य जीव भी समाप्त हो जाएंगे, क्या समस्या है। वन विनाश हो जाए, वन काट दिए जाएं तो वन्य जीव जो है वो भी मर जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। बताओ क्या करें। वन विनाश किस कारण से होता है, वन विनाश किस कारण से होता है। तो वन विनाश होता है बच्चों उपर्युक्त सभी, माने जलावन लकड़ी के लिए लकड़ी काट दी जाए, कृषि विकास के लिए, माने आपने देखा होगा उत्तर भारत में जो आदिवासी लोग होते हैं वो जंगलों को काटते हैं और झूमे की खेती करते हैं, तो कृषि विकास के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए बड़े बड़े जंगलों को काट करके वहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वन विनाश इनसे हो जाता है। वन विनाश का मतलब क्या है, वन विनाश का मतलब है वनों को काटना, वनों का पुनर्स्थापन, वृक्षारोपण और वनों का विकास ना होने देना। ठीक है, समझ इसका उत्तर। तो वन विनाश का मतलब है वनों को काटना, वनों को काटना। अब लिखा है वनों का पुनर्स्थापन, माने वन वन लगाना, ये वन विनाश थोड़ी है। वृक्षारोपण वन विनाश थोड़ी है। वनों का विकास ना होने देना। ठीक है, तो ये डी वाला थोड़ा गलत लिखा है इन्होंने। ऐसा होना था वनों का विकास होना। तो वनों को जो काटना, वनों को काटना कहलाता है वन विनाश। इससे उत्तर अपन इसका अपन बना सकते हैं। अब है मैनग्रोव वनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो मैनग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में है, मैनग्रोव वन इन्हें सुंदरबन भी बोलते हैं। तो ये रासायनिक हथियारों से, जो मैनग्रोव वन है पश्चिम बंगाल के जो मैनग्रोव वन है, रासायनिक हथियारों से इन पर प्रभाव पड़ रहा है। अब है प्रदूषित जल के परिणाम स्वरूप होने वाला रोग है। तो प्रदूषित जल पीने से पेचिश हो जाता है, पीलिया भी हो जाता है और टाइफाइड बीमारी भी हो जाती है। किससे, प्रदूषित जल पीने से। अब बच्चों जल प्रदूषण प्रभावित करता है, जल प्रदूषण क्या प्रभावित करता है बताओ, मानवों को, जीव जंतुओं को और वनस्पति को। सही बात। अब आप सोच रहे हो कि सच चलो मानव तो बीमार हो जाएंगे, पेड़ पौधे, हाँ अगर गंदा पानी है, जल प्रदूषित हो गया तो पेड़ पौधे भी मर जाएंगे, सबको नुकसान होता है, चाहे मानव हो, जंतु हो या वनस्पति हो। अब बच्चों आपका अंतिम क्वेश्चन है, आपका अंतिम क्वेश्चन है समुद्री जल में प्रदूषण होता है, किससे होता है। इसका सही उत्तर है जलयानों द्वारा पेट्रोलियम परिवहन से। तो क्या होता है बच्चों, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी नावें होती हैं, जहाज होते हैं, तो एक दूसरे देश से दूसरे देश में कच्चा तेल जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ जाते हैं। तो जब कभी उनमें रिसाव हो जाता है तो वो पानी में मिल जाते हैं, तो इसे कहते हैं समुद्री जल प्रदूषण। तो किस कारण से होता है, जलयानों द्वारा पेट्रोलियम परिवहन से। प्रिय छात्रों, हमने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद करा दिए हैं।